नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पेसिफिक गेम में। आज की हमारी क्लास करंट अफेयर्स से संबंधित क्लास है, जिसमें हम लोग अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में गुजरात में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका है इटली। ठीक, इटली ने अभी हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। यह देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। ठीक है, पहली इतालवी खाद्य पार्क परियोजना आपकी कौन सी है? आपकी गुजरात में शुरू की गई है। और इस परियोजना का नाम जो दिया गया है, आपका नाम दिया गया फनीधर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, फनीधर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इसका नाम दिया गया है। ये गुजरात में है, गुजरात के महसना डिस्ट्रिक्ट्स में, गुजरात के आपके महसना डिस्ट्रिक्ट्स में आपका ओपन किया गया ये। ठीक है, क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मेगा फूड पार्क क्या होता है। मेगा फूड पार्क क्या होता है? आपका एक ऐसी परियोजना होती है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जोड़ते हैं। जैसे हमारे जो लोग होते हैं यहाँ पर, जैसे आपका किसान हो गया। ठीक है, जो मेन आपका फूड पार्क, फूड कौन उत्पादन करता है? आपका किसान, यानी फार्मर्स, यही आपके फूड आपके उत्पादन करते हैं। और इन फूड को लेकर प्रोसेस किया जाता है, जिन्हें हम लोग फूड प्रोसेसर्स कहते हैं। फूड प्रोसेसर्स बोला जाता है इनको। फूड प्रोसेसर मतलब जो जितने भी खाने योग्य और पीने योग्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं, पीने योग्य सामग्री को मार्केट में उपलब्ध कराएं। ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा अगर हम कहें मार्केट में उपलब्ध कराएं। ठीक है, किसान से लेकर ये उसको पैकिंग करके हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट में उपलब्ध कराएं। तो ऐसे जो कंपनी होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, उन इंडस्ट्रीज को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक, जो मेगा फूड पार्क के अंतर्गत आपके कार्य करते हैं, किसानों के साथ मिलकर, किसानों का सामान परचेज करके उन सामानों को, खाने योग्य सामानों को पैकिंग करके उनको सहेज कर मार्केट में उपलब्ध कराने का जो काम किया जाता है, वो फूड प्रोसेसर्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और ये फूड प्रोसेसर्स क्या करते हैं? इन सभी सामानों को कहाँ तक पहुंचाते हैं? आपके रिटेलर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, रिटेलर तक ये पहुंचाते हैं, और रिटेलर इनको क्या करता है? लोगों को बेचता है। ठीक, रिटेलर क्या करता है? सेल करता है। ठीक है, तो ये जो मेगा फूड पार्क होते हैं, इन मेगा फूड पार्कों में इन तीन लोगों की जरूरत पड़ती है, किसान की, फूड प्रोसेसर की और रिटेलर की। इन तीनों को इंटरेक्ट करता है, इंटरसेक्शंस करता है, मतलब जोड़ता है। मेगा फूड पार्क क्या करता है? इन तीनों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है, ताकि इनके जुड़ने के बाद किसानों की आय, ध्यान रखिएगा, किसानों की आय में वृद्धि की जा सके, ठीक है, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है मेगा फूड पार्क का। मेगा फूड पार्क का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? किसानों की आय में वृद्धि करना और कम से कम सामान की बर्बादी होना। ये भी एक चीज होती है, कम से कम सामान की बर्बादी। ठीक है, ये भी इनका एक मुख्य उद्देश्य होता है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना, इसमें रोजगार की भी संभावना होती है। ठीक, ये मेगा फूड पार्क का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, क्लियर है? तो मेगा फूड पार्क हमारे देश में जो ओपन किए जा रहे हैं, ये आपका जो फनीधर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट है, ये इटली की सहायता से ओपन किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा भारत का पहला मेगा फूड पार्क कौन सा है, भारत का पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया था आपका आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में आपका ये शुरू किया गया था, जिसे
नाम दिया गया था आपका श्रीनी मेगा फूड पार्क, इसे नाम दिया गया था श्रीनी मेगा फूड पार्क। ठीक है, ये आपका पहला मेगा फूड पार्क है जो आंध्र प्रदेश में आपको ओपन किया गया था। अभी तक टोटल 42 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को अप्रूवल दिया जा चुका है। मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को अप्रूव किया जा चुका है, अप्रूव किया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल अगर पूछेगा कितने हैं अभी आपके टोटल, तो 42 मेगा फूड पार्क भारत में आपके अप्रूव किए जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला मेगा फूड पार्क पूछेगा किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो राज्य कौन सा आपका है, आंध्र प्रदेश। उसका नाम क्या है, श्रीनी मेगा फूड पार्क परियोजना। ठीक है, और ये वाला अगर पूछेगा आपसे कि इटली ने भारत के किस राज्य में अपना मेगा फूड पार्क शुरू करने जा रहा है, तो ये आपका कौन सा राज्य होगा, आपका गुजरात। ठीक, तो मेगा फूड पार्क की स्थापना क्यों की जाती है, सभी जितने भी आपके किसान, फूड प्रोसेसर्स और आपके रिटेलर होते हैं, इनको जोड़ने का काम किया जाता है, इनकी आय में वृद्धि करने के लिए, कम से कम सामान की बर्बादी के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार पहुंचाने के लिए मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड के टिहरी झील के किनारे किस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है, तो इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो 16 अप्रैल को उत्तराखंड में प्रसिद्ध टिहरी झील के किनारे 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का शुक्रवार को, ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल को शुक्रवार था, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उद्घाटन किया। ठीक है, किरेन रिजिजू हमारे खेल मंत्री भी हैं, खेल मंत्री किरेन रिजिजू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। वाटर स्पोर्ट्स मतलब जो आपकी नौका जो आपकी जो नावों की रेस होती है जैसे, या आपके वाटर पोलो वगैरह जो होते हैं आपके, ये वाटर स्पोर्ट्स आपके होते हैं, उनके इंस्टीट्यूट का जो आपका उद्घाटन किया गया है वो उत्तराखंड के टिहरी झील के किनारे आपका इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अगर पूछेगा आप लोगों से कि टिहरी झील के किनारे किस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है, तो वाटर एंड स्पोर्ट्स एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। ठीक, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, और वहां के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, पहला देश जलवायु परिवर्तन को लाने वाला कौन सा बना है, आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, कौन सा देश है आपका, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बना है। ठीक, इसमें देखिए न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस कानून के तहत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। ठीक, पहले क्या होता था, पहले हम लोग जो भी बैंकों, बीमाकर्ताओं या इन्वेस्टर्स जितने भी होते थे, उनको जलवायु परिवर्तन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं रहती थी। अब क्या हो गया है, न्यूजीलैंड ने अपने देश में जितने भी, जैसे कोई जलवायु परिवर्तन, जैसे कोई आपदा आती है, उस आपदा के तहत जो भी नुकसान होता है, उस नुकसान को कम करने के लिए इस कानून को लाया गया है कि लोगों का कम से कम इसका नुकसान हो। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र का मतलब जो फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, आपके फाइनेंशियल एरियाज होते हैं, फाइनेंशियल एरिया जैसे हमारे बैंक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो आप बीमा वगैरह करते हैं, उनको अपने इस जहां पर भी इन्होंने कराया है, जिस स्थान पर वो लोग रहते हैं, तो वहां पर जलवायु परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी रिपोर्ट भी अब लगानी आवश्यक होगी इस कानून के तहत। और ये कानून लागू करने वाला पहला देश हमारा कौन सा बना है, आपका न्यूजीलैंड बना है। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड बना है। ठीक।
ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य एक और भी है, जो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन उत्सर्जन करती हैं, कार्बन उत्सर्जन, ध्यान रखिएगा, कार्बन उत्सर्जन, जैसे कंपनी कोई भी होती है या कोई इंडस्ट्री होती है, वो अपने यहाँ जो भी प्रोडक्ट उत्पादित करती है तो उसको उत्पादन में जो भी कार्बन को उत्सर्जन होता है, तो वो उत्सर्जन को भी कम करने का इसमें एक मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र तो है ही है कि उसका भी कम से कम नुकसान हो, साथ ही साथ इसमें कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने के लिए इस नियम को लागू किया जा सकता है। न्यूजीलैंड इस जलवायु परिवर्तन के कानून को 2023 तक, ध्यान रखिएगा अभी लागू नहीं हुआ है, 2023 तक अपने देश में लागू कर लेगा। ठीक है, अभी वहां पर इसको पास कर दिया गया है, कानून बना लिया गया है, लेकिन 2023 तक इसको वहां पर वो लागू करेगा। ठीक, क्लियर है आप लोगों को? चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां होगा? तो ध्यान रखिएगा, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन, ठीक है, अमेरिका के ह्यूस्टन में 23 से 29 नवंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी खेल संचालन संस्था ITTF, ध्यान रखिएगा ITTF, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, जिसका जो मुख्यालय है ये लुसाने, ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक, लुसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है इसका मुख्यालय। इसी ने हाल ही में अभी ये घोषणा की है कि अमेरिका के ह्यूस्टन में 23 से 29 नवंबर तक आपकी विश्व टेबल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नवंबर में होगा। ठीक, ये जानकारी दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश आपके कौन बनाए गए हैं? ये हैं आपके जस्टिस नातुलापति वेंकट रमणा। ठीक है ना, ये भारत के पहले 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनको हम लोग NV रमणा, ठीक है, भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में NV रमणा। NV रमणा, या इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, नातुलापति वेंकट रमणा इनका पूरा नाम है। ठीक, और जो इससे पहले आपके अरविंद बोबड़े, कौन थे इससे पहले आपके? अरविंद बोबड़े। ठीक, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी इन्हें बनाया था। ठीक, इनका जो कार्यकाल होगा ये भी ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल अभी 1.5 साल से भी कम समय का है। ये 26 अगस्त तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। ठीक है, 26 अगस्त तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये बने रहेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है भारत का, वो मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और हमारा जो अनुच्छेद है 124(2), इसके तहत आपका ये राष्ट्रपति द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक, आपके मुख्य न्यायाधीश को। और हमारे पहले अगर मुख्य न्यायाधीश पूछेगा, फर्स्ट जो हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था हरिलाल जे किशन दास कनिया। ठीक है, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें हम लोग HJ कनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, हरिलाल जे किशन दास कनिया। ठीक, ये याद रखिएगा। और अभी हमारे जो पिछले जो आपके बने हैं, जो बनाए गए हैं 48वें मुख्य न्यायाधीश, वो कौन है? जस्टिस नातुलापति वेंकट रमणा। इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, पूरा नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया?
विश्व आवास दिवस, ये आपका 16 अप्रैल को मनाया गया आपका विश्व आवास दिवस। ये हर साल 16 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस विशेष रूप से दुनिया भर में ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, हेड एंड नेक सर्जन और अन्य आवाज स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में ब्राजील में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। ये ब्राजील के आवाज स्वास्थ्य पेशेवरों के समूह ने लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो ये ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवास दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। नीति आयोग ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोर्स की शुरुआत की। इस कोर्स का नाम क्या है? ठीक है, नीति आयोग, पहले तो नीति आयोग समझ लीजिए। नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग, नीति आयोग ये एक, पहले आप लोगों को याद होगा इसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग, इसका नाम बदलकर 2015 में बदल दिया गया। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति। नीति मतलब होता है जो योजनाएं बनाता है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं या कोई भी कार्यक्रम वगैरह जो केंद्र के होते हैं उनको लागू करने के लिए या उनको अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए नीति आयोग का सहारा लिया जाता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको नोट कर लीजिएगा अभी आप लोग भी चाहे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना नीति आयोग की अगर पूछेगा तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किया गया था और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं, इसके उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष आपके कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, और इस जो कोर्स की शुरुआत की गई उस कोर्स का नाम क्या है? पोषण ज्ञान। उस कोर्स का नाम क्या रखा गया है? पोषण ज्ञान इस कोर्स का नाम रखा गया है। ठीक है, हाल ही में देखिए लिखा भी हुआ है, हाल ही में नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स, जो आपके बिल क्लिंटन जो आपके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका जो फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित एक डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान की शुरुआत की गई। और इसका अगर आप देखेंगे जो साइट का नाम है वो क्या है? पोषण https://poshanGyan.niti.gov.in। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो poshanGyan.niti.gov.in इसका फुल फॉर्म रखा गया है। ठीक है, ये साइट है, वेबसाइट का नाम है ये। ठीक, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण से संतुलित आहार की आवश्यकता के संदेश को फैलाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन कौन सा शुरू किया है? आधार क्रांति। इस क्रांति का जो मिशन का नाम दिया गया वो नाम क्या? आधार क्रांति। ठीक है, आधार क्रांति नाम दिया गया है इसका। ठीक, और देखिए 13 अप्रैल 2021 को आधार क्रांति नामक एक नई पहल की शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारत में पोषण आहार के बारे में जानकारी को यानी जागरूकता को फैलाना है। इस मिशन का आदर्श वाक्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस मिशन का आदर्श वाक्य उत्तम आहार उत्तम विचार है, जिसका अनुवाद गुड डाइट गुड कॉग्निशन है। ठीक है, तो ये 13 अप्रैल 2021 को शुरू की गई आधार क्रांति है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कोविड चल रहा है इस समय पर, कोविड को देखते हुए ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने भोजन में पोषक तत्वों को लेने के बारे में बताया है और जिस क्रांति को आधार क्रांति नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका आदर्श वाक्य जरूर याद रखिएगा, उत्तम आहार
उत्तम विचार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में नवीकरण ऊर्जा परियोजना में प्रवेश किया है? किस प्रौद्योगिकी, मतलब जो कंपनी है, इंडस्ट्रियल कंपनी है, वो कौन सी कंपनी है आपकी? फेसबुक। ठीक है, फेसबुक ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट भी है फेसबुक आपकी। फेसबुक ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देश में फेसबुक का यह पहला सौदा है। फेसबुक और क्लीन मैक्स भारत की इलेक्ट्रिकल ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, फेसबुक और क्लीन मैक्स ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रिकल ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहां पर दो चीजें पहले तो समझ लीजिए, एक नवीकरणीय ऊर्जा होती है, ठीक है, और दूसरी होती है अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा, ये दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं, इनको पहले समझ लेते हैं हम लोग। चलिए, नवीकरणीय का मतलब होता है रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और आपकी जो अनरिन्यूएबल होती है, अनवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी एनर्जी आती है? जिसे हम लोग सौर ऊर्जा, ठीक, ये याद रखिएगा, सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, ये सब अक्षय ऊर्जा ही हैं। आपका जल विद्युत, ठीक है, और भी अगर हम लोग देखेंगे, आपका पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ठीक, बायोमास एनर्जी, ठीक है, ये जितनी भी ऊर्जा हैं, ये वाली, ये सब कौन सी हैं? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब होता है जिन्हें आप बार बार रिसाइकिल कर सके, या एक तरह से इनको ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा कभी ना खत्म हो, इन्हें अक्षय ऊर्जा कहा जा सकता है। ठीक, सभी ऊर्जाओं को क्या कहा जाएगा? अक्षय। अक्षय मतलब जिनका क्षय ना हो, ठीक है, और जिनका यूज हम बार बार कर सकें, बार बार जिनका हम प्रयोग कर सकें, जो कभी भी खत्म ना हो। और अनरिन्यूएबल मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जो आपकी खत्म हो जाए। जैसे अब आपके पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है, जिसमें हमारा आता है पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल आता है आपका, डीजल आता है, कैरोसिन आता है, ठीक है, और आपका एक आता है कोयला। ठीक, ये कुछ ऐसे आपके संसाधन यानी ऊर्जा हैं जो आपकी अनरिन्यूएबल होती हैं, अनवीकरणीय होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं जो धीरे धीरे खत्म होती हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे क्या होती हैं? आपकी खत्म होती हैं। तो ऐसी एनर्जी सोर्स को हम लोग अनरिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। तो फेसबुक ने किस एनर्जी पर भारत के साथ समझौता किया है? फेसबुक ने, ठीक है, ये एनर्जी है आपकी कौन कौन सी? सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये जितनी भी ऊर्जा है ये कैसी हैं? रिन्यूएबल, ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं आपके सभी के सभी। ठीक है, तो इस फेसबुक के द्वारा इन ऊर्जाओं को परियोजना में भारत में सबसे पहले इसने प्रवेश किया हुआ है। किसने? फेसबुक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। ये एनर्जी पहले तो नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से एनर्जी रिन्यूएबल होंगी और कौन कौन से एनर्जी अनवीकरणीय यानी अनरिन्यूएबल होंगी। ठीक, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। ये क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान कौन सा है? 142वां स्थान है। ये जो सूचकांक है ये अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
RSF द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने 180 देशों के बीच, ठीक है, ये सूचकांक, ये सर्वे किया जाता है, जिसमें भारत पिछले साल भी कौन से स्थान पे था, 142वें स्थान पे था। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर आता है, इसके बाद फिनलैंड और फिर डेनमार्क का स्थान आता है। अगर आपसे पूछेगा सबसे अंतिम स्थान पे कौन रहा, तो सबसे अंतिम स्थान पे कौन रहा आपका, इरिट्रिया, ठीक है। इरिट्रिया ये एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है इरिट्रिया, जिसमें आपका 180वें स्थान पर आपका ये रहा, ठीक है। और अगर चीन के बारे में पूछेगा तो चीन ध्यान रखिएगा इस मामले में 177वें स्थान पर था, ठीक। चीन किस मामले में था, 170 से 177वें स्थान पर था। और ये सूचकांक आपका किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये कोई आपका आएगा 2002 में। 2002 में सबसे पहले इस सूचकांक को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ये अभी जो 2021 में सूचकांक लॉन्च किया गया, सॉरी, ये जो 2021 में सूचकांक आपका प्रकाशित किया गया है, इस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, 142वें स्थान पर रहा है। पहले भी ये 142वें स्थान पर ही था आपका, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंतर्गत, ठीक। प्रेस हमारा, अगर भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो प्रेस हमारा एक चौथा स्तंभ होता है, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है आपका, प्रेस, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं अपनी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कराइए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।